गुड मॉर्निंग सर। क्लास स्टार्ट करते हैं जी। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट हमने इससे पहले किया। अब हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपसे बात करता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स? हाउ विल यू डिफाइन पी ब्लॉक एलिमेंट्स? देखो, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो भी जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट डिफाइन किए थे एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। So what are p block elements? The elements in which last electron enters the outermost p orbital. ठीक है? So what are p block elements? The elements in which elements in which लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको बोलता हूं? जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स पी ऑर्बिटल। तो देखो, आप किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देख के भी ये पता लगा सकते हो कि वो कौन से ब्लॉक से है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं बोरोन, है ना? तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है जी? बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। और 5 के लिए जो कन्फिग्रेशन है वो आती है 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया जी? 2p ऑर्बिटल में गया। 2p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये है कि ये जो बोरोन लिखा है वो पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है जी। सो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन और यू कैन से दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन विल एंटर्स p ऑर्बिटल आर नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब अगर पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, तो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग अलग करके बता देता हूं जी। देखो, जैसे मैंने लिखा पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में कितने ग्रुप बताए आपको? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब देखो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पी ब्लॉक में 6 ही ग्रुप क्यों आए, या एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप क्यों आए, या डी ब्लॉक में 10 ही ग्रुप क्यों आए, तो क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? सर इसका क्योंकि आंसर, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करती हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस हाँ पी डी। हाँ देखो नंबर जी। ऑफ हाँ, कि जैसे मान लिया कि एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्योंकि एस एस में आपको पता है एक ही डब्बा होता है टू जिसको ऑर्बिटल बोलते हो, एंड वन ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 टू इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इलेक्ट्रॉन। जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हम वहां से क्लासिफाई ये कर सकते हैं। तो देखो, एक ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो मतलब यहाँ पर कितने ग्रुप होते हैं? इसमें 2 होते हैं, हमने देखा भी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उसी तरीके से जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें 3 बॉक्सेस होते हैं, और 3 बॉक्सेस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 बॉक्सेस में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये है कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होंगे? 6 ग्रुप्स होंगे। ठीक। इसी तरीके से डी ब्लॉक की बात करता हूं, तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। डी ब्लॉक में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब 5 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मतलब डी में कितने ग्रुप होंगे? टोटल 10 ग्रुप होंगे। कौन कौन से होंगे? ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 आप काउंट कर सकते हो। तो आपको क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। ओके।
अब देखो, अगर मैं पूरे पी ब्लॉक की बात करता हूं तो जो पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, पहले वो आपको बताता हूं। जो पूरे पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है NS2 NP1 to 6। ये लिखी जाती है जी पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ये पूरे पी ब्लॉक की है। अब कई बार वो क्या करता है एग्जामिनर, कि वो आपसे पूरे पी ब्लॉक की नहीं पूछता, वो पर्टिकुलरली ग्रुप की पूछता है। जैसे मैंने आपको जब एस ब्लॉक करवाया था तो एस ब्लॉक में मैंने आपको पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन भी बताई थी, अलग अलग ग्रुप की भी बताई थी और एस ब्लॉक की भी बताई थी। तो उसी तरीके से ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिखी है कि पूरे पी ब्लॉक की है। अब एक एक ग्रुप की भी बता देता हूँ। मान लिया कि जैसे मेरे पास ग्रुप नंबर 13 है, तो ग्रुप नंबर 13 की कॉन्फ़िगरेशन आती है NS2 NP1। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 14 की आती है NS2 NP2। इसी तरीके से ग्रुप 15 की आती है NS2 NP3। इसी तरीके से ग्रुप 16 की आती है NS2 NP4। 17 की कितनी आती है जी? NS2 NP5। 18 की आती है NS2 NP6। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, कि मैंने ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है पी ब्लॉक की, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं फॉलो करता? आंसर इज हीलियम। ठीक है, तो हीलियम जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन। 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी बात। तो क्या आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ? इसी तरीके से फिर हम एक एक ग्रुप की स्टडी करेंगे। पहले ग्रुप 13 की, फिर ग्रुप 14 की, फिर ग्रुप 15 की, 16 की, 17 की, 18 की। ठीक है, ये तो बेसिक था। अब आगे स्टार्ट करते हैं, इसी में ही हम जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 13 को बोलते हैं जी बोरोन फैमिली। हम बात करेंगे अब ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की। और ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को और किस नाम से जानता हूं? बोरोन फैमिली। अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप 13 के मेंबर कौन कौन से हैं। तो बता सकते हैं आप मुझे? फर्स्ट इज बोरोन, सेकंड इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। थर्ड इज गैलियम, फोर्थ इज इंडियम, IN जिसका सिंबल है। इंडियम के बाद आता है थैलियम, T और L, थैलियम। उसके बाद आता है निहोनियम, NH। अब निहोनियम के बारे में आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि निहोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और जो उसका सबसे स्टेबल आइसोटोप है वो केवल और केवल उसकी एग्जिस्टेंस 20 सेकेंड के लिए है। ठीक है, सो दैट्स वाई उसकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। क्या आपको ये बात समझ में आई? मैं यस सर। अगेन बता देता हूं कि ये जो निहोनियम है, ठीक है जी, इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। और इसका जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है, देखो इसका एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं हम यहां पर साथ साथ में। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 5। 5। फिर आ जाएगा 13। फिर आ 13। जाएगा, इसमें 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 31। फिर से 18 ऐड करेंगे कितना आएगा? 49। फिर से 32 ऐड करेंगे कितना आएगा? 81। फिर से 32 ऐड करेंगे कितना आएगा? 113। तो ये है इनके एटॉमिक नंबर्स। क्या आपको यहां तक क्लियर हो गया जी?
यस और नो? यस अगर सर। क्लियर है तो अब हम इनकी क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में ही लिख देते हैं, जल्दी से बताएंगे जी। अब देखो, जो ये ग्रुप नंबर 13 है, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बताइए आपको अभी, NS2 NP NS2 NP1। NP1। तो बोरोन के केस में आ जाएगी, क्योंकि जो बोरोन है इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, तो यहां पर आएगी 2s2 2p1। एल्यूमिनियम में 3s2 3p 3P1। 1, 4s2 4p1 4P1। 5S2 5 5P1। 1। तो इस तरीके से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको एग्जाम में आएगी तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ ये पता हो कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में आता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखो, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी बता देता हूं। देखो, जो फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का, उसका नाम है बोरोन। ठीक है। अब बोरोन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो बोरोन है उसकी क्या है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है। तो उसको मैं सेमी मेटल बोलता हूं। ठीक है। क्योंकि क्योंकि जनरली आपको, अभी हम कौन सा चैप्टर करके आए, एस ब्लॉक करके आए। एस ब्लॉक में मेनली क्या थी, मेरे पास मेटल्स थी। और मेटल्स के केस में मैंने क्या देखा कि मेटल हैव, क्वेश्चन भी आया था कल, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था टेस्ट में, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मेटल का एक जनरल करेक्टरिस्टिक है ये, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन। है ना। बट देखो, बोरोन क्या है, बोरोन की स्मॉल। हाई हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो उसको मैं सेमी मेटल बोलूंगा, है ना, क्योंकि जो उसका बिहेवियर है वो लिटिल बिट मोर क्लोजर टू नॉन मेटल है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम की बात करता हूं, जो नेक्स्ट मेंबर है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, बट कहीं ना कहीं मेटल होने के बावजूद भी वो जो अपने ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी केमिकल सिमिलरिटी शो करती है, जैसे बोरोन, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम के साथ। ठीक है। अब देखो, जो बोरोन है वो रेयर एलिमेंट है। ठीक है। जबकि अगर एल्यूमिनियम की अबंडेंस की बात करूं तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट हाईली। अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ठीक है। तो ये बात भी, आप बेसिक बातें हैं, ये आप जस्ट याद रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant metal and third most abundant element in the earth crust after oxygen and silicon। ठीक है। जबकि जो बाकी मेंबर बचे, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो क्या है, लेस अबंडेंट एलिमेंट है नेचर में। निहोनियम के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो निहोनियम है वो एटॉमिक नंबर उसका 113 है, उसका एटॉमिक मास भी लिख लो 286 है। कोई वैसे आपसे पूछेगा नहीं इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसका 286 ग्राम पर मोल है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। और ये बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसकी जो हाफ लाइफ है, जो निहोनियम का सबसे स्टेबल आइसोटोप है, उसकी जो हाफ लाइफ है वो कितने सेकंड के लिए है, 20 सेकंड के लिए ही वो। मान ली कि कोई चीज 20 सेकंड के लिए ही एग्जिस्ट कर रही है आपके सामने, कोई चीज मान ली 20 सेकंड के लिए मैं डिस्प्ले कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि उसकी प्रॉपर्टीज बताओ, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं कर पाएंगे ना। तो जो निहोनियम का सबसे स्टेबल आइसोटोप था, उसकी हाफ लाइफ 20 सेकंड थी। तो जिसकी वजह से निहोनियम की केमिस्ट्री अभी तक बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई? बेसिक इंट्रोडक्शन यहां तक सबको क्लियर हुआ जी? यस सर। ओके।
अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी आएगी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। पहली प्रॉपर्टी हम क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इनका एटॉमिक रेडियाई? अगर मैं 13 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करता हूं, देखो अगर ग्रुप 2 के कंपैरिजन में इनकी बात करता हूं तो ग्रुप 2 के कंपैरिजन में जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं या उनके आयंस हैं, उनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होता है वो स्मॉलर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई क्या करता है? डिक्रीज करता है। उसका डिक्रीज होने का रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये है कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है। तो अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड इनकी बात करूं तो ग्रुप 13 एलिमेंट एंड देयर आयंस हैव स्मॉल साइज, है ना? तो आप ये लिख सकते हो ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैव स्मॉल साइज in comparison to group 2 element due to increase in nuclear charge। ठीक है जी। क्या आपको यहां तक बात समझ में आई जो बात मैंने लिखवाई? यस सर। ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या आपके हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होना चाहिए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के लिए? देखो थोड़ा अगर आप भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के जनरल ट्रेंड की बात करता हूं तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है टॉप से बॉटम की अगर बात करूं तो बहुत स्मूथली वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज नहीं करती है। उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। जैसे मान लिया कि मैं ये फिर से आपके सामने एलिमेंट्स लिखता हूं, जैसे देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो अगर हम सिर्फ जनरल पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर रीड करके आए हैं और इनकेस अगर हमें यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो हम तो ये ट्रेंड लगा के आ जाएंगे कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो हम ये ट्रेंड लगा के आ जाएंगे पेपर में। ऐसा ही करेंगे ना जी, जो कि गलत हो जाएगा। अब यहां पर होता क्या है कि जो गैलियम और थैलियम है, गैलियम और थैलियम के केस में मेरे को इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। क्यों इरेगुलरिटी देखने को मिलती है? क्योंकि जो गैलियम और थैलियम है इनमें जो डी और एफ ब्लॉक बीच में इंट्रोड्यूस होता है उसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो डी ब्लॉक के मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यू टू देयर डिफ्यूज्ड शेप वो न्यूक्लियर चार्ज को उतना ज्यादा रोक नहीं पाते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट साइड में समझा रहा हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लिया कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये मेरे पास इस तरीके से और फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब मान लिया कि
यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ने इस तरीके से लिखे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर f ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल में है, तो f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल की जो शेप्स होती हैं वो डिफ्यूज्ड होती हैं। कैसी शेप्स होती हैं उनकी? डिफ्यूज्ड शेप। ठीक है, जैसे मान लिया कि मैंने इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन रख दिए और आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब देखो, आपको एक बात तो पता होगी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है। ठीक है, सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन होती है। तो होगा क्या कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर रिपल्शन लगेगी इनको यहां से, ज्यादा होएगा। ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा जी, है ना? ज्यादा हो जाएगा तो इट मींस कि इनके लिए इनके इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर पुल कम हो गया। कम हो गया। एक बात तो ये है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब दूसरी चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि मान लिया कि ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की डिफ्यूज्ड शेप्स होती हैं। ठीक है, डिफ्यूज्ड शेप्स होने की वजह से वो न्यूक्लियर चार्ज को उतना ज्यादा नहीं रोक पाते, उतना ज्यादा शील्ड नहीं कर पाते। अब मान लिया कि जैसे आपके घर में देखो बल्ब लगा है, अगर बल्ब के ऊपर मैं कोई ट्रांसपेरेंट शीट रख देता हूं तो बल्ब की लाइट रुकेगी, बस उतनी ज्यादा नहीं रुकेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मोटा सा ब्लैंकेट उसके सामने लगा देता हूं तो उसकी लाइट ज्यादा रुकेगी। तो गैलियम और इंडियम के केस में होता क्या है, गैलियम और इंडियम में एफ और डी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और एफ और डी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी डिफ्यूज्ड शेप होने की वजह से वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा स्क्रीन नहीं कर पाते, न्यूक्लियर चार्ज को उतना ज्यादा शील्ड नहीं कर पाते। इसका मतलब ये हुआ कि उनके केसेस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी न्यूक्लियर चार्ज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करेगा, जिस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। हाँ, उनके केसेस में पर्टिकुलरली। तो देखो यहां पर क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, मैं वो आपसे बात करता हूं। जनरल ट्रेंड तो हम ये लगाएंगे वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या ट्रेंड आता है। बोरोन, बोरोन से कम होती है थैलियम की, थैलियम से फिर आ जाएगा गैलियम। अब ये थैलियम और गैलियम आगे आने का रीजन मैंने आपको अभी बताया। इसका रीजन आगे आने का ये है कि थैलियम और गैलियम में एफ और डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ड्यू टू देयर पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो न्यूक्लियर चार्ज को ज्यादा अच्छे से नहीं रोक पाते हैं, जिस वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको न्यूक्लियर चार्ज अच्छा मिलता है। ठीक है, तो देखो बोरोन, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और इंडियम। तो ये ट्रेंड आपने याद रखना है, ये ट्रेंड आता है आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप 13 के लिए। ये बहुत एग्जाम्स में आया है, नीट तक में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना अगर इनके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। So why its electrons are going into d and f orbitals in gallium and thallium? मैम देखो ना, अगर मैंने तो आपको ना जो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के दी गैलियम की और इसकी थैलियम की, ये तो बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन लिख के दी ना। अगर मैं आपसे पूरी कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो देखो, जैसे मान लिया कि मेरे पास इंडियम है, तो इंडियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास 49। ठीक है, तो 49 के लिए देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जैक्टली आएगी वो क्या आएगी, क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2, 5p1। तो मैंने आपको जस्ट आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई है, अगर आप ध्यान से देखो। उससे पहले देखो इलेक्ट्रॉन डी में जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लिया कि गैलियम की भी आपसे ऐसे ही बात करता हूं, तो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। तो गैलियम की नियरेस्ट नोबल गैस आ जाएगी आर्गन, वो 36 से पीछे है ना। आर्गन 3d10, उसके बाद 4s2, 4p1। तो अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर भी 3d आ गया।
ठीक है बात। तो मतलब इनमें ये डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इनकी वजह से ऐसा हो रहा। ओके। प्लीज आप ये ट्रेंड याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अगर आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पूछता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है। अब देखो होगा क्या कि पहले बोरोन से लेकर एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। देखो कैसे, यहां लिख रहा हूं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। देखो बोरोन की होती है 2.0, पहले की डिक्रीज, फिर आ गई 1.5 पे। ठीक है। तो आपको एक बात तो ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जनरल ट्रेंड है जो मैंने फर्स्ट टू एलिमेंट के लिए लिखा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आया, तो मतलब एल्यूमिनियम की कम होनी चाहिए बोरोन से, तो वैसा ही मैंने लिखा। ठीक है। अब होगा क्या कि उसके बाद ये अगेन इंक्रीज होने लग जाएगी, 1.6, 1.7, 1.8। अब ये जो गैलियम, इंडियम और थैलियम में इंक्रीज हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका वही रीजन है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या बोला मैंने? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा तो सबसे पहले बोरोन, उससे कम थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम और लास्ट में एल्यूमिनियम। अब मान लिया क्वेश्चन देखो कई तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रुप 13 एलिमेंट में लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, या ग्रुप 13 एलिमेंट में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। तो वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, बट उसके गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है। ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा किसकी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी? बोरोन की। बोरोन की, और सबसे कम होती है एल्यूमिनियम की। तो ये प्लीज ध्यान एल्यूमिनियम की। रखिए, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट हैं वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये बात तो आई थिंक आपको पता ही होगी। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट से ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है जी या क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की आपसे बात करता हूं तो इसमें जो बोरोन है पर्टिकुलरली, ठीक है, बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड। ठीक है, बोरोन क्या है? एक्सट्रीमली हार्ड है और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, और वो बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड। देखो आपको ना ये बेशक ये टॉपिक्स या चैप्टर बोरिंग लग सकते हैं, बट यहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो डायरेक्ट आएगा, और उस क्वेश्चन की गलत होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है अगर आपने थ्योरी को प्रॉपरली रीड किया है। ठीक है,
देखो अगर बोरोन को छोड़ दिया जाए, बोरोन मैंने आपको बताया इसमें कि बोरोन जो होता है वो एक्सट्रीमली हार्ड होता है और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। अगर बोरोन को छोड़ दिया जाए तो जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं वो क्या है, सॉफ्ट मेटल्स हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है जी बात। अगर बात करता हूं इनकी डेंसिटी की, ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है उनकी डेंसिटी, तो डेंसिटी में क्या ट्रेंड रहता है, डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरोन टू थैलियम। ठीक है, बोरोन टू थैलियम डेंसिटी इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी ग्रुप 13 में? हेलियम की। हेलियम की, है ना। ओके, अब बात करता हूं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखो ऐसे हमें एक एक ग्रुप के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। जैसे हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में स्टडी करके आए हैं, वैसे ही हम देखो ग्रुप 13 के बारे में स्टडी करेंगे, देन 14, देन 15, देन 16, देन 17, तब जाके पी ब्लॉक खत्म होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देख लिया कि ग्रुप 13 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, NH2NP1 होती है। ठीक है, अब NH2NP1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की जनरल कन्फिग्रेशन होने की वजह से ये दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 एंड +3। अब +1 और +3 कैसे शो करेंगे? सर एक तो अब पी में से रिमूव करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, और और ये भी दो इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर 3 बॉन्ड बन जाएंगे ना टोटल, 2s के साथ और एक p के साथ, तो फिर वो +3 हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं वो दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 एंड +3। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जब मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूं, डाउन द ग्रुप मूव करने का मतलब बोरोन से एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम से गैलियम आया, गैलियम से इंडियम आया, इंडियम से हेलियम आया, इसको बोलता हूं डाउन द ग्रुप मूवमेंट। तो जब मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब इसका रीजन क्या है? सर इनकी टेंडेंसी वही एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने की है। जी, अब देखो यहां पर एक अलग से हमारे पास कंसेप्ट चलता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। आपने शायद ये सुना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में होता क्या है, जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो जो ये मेंबर्स हैं जैसे गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें होता क्या है, रिलक्टेंस बिहेवियर देखने को मिलता है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट? द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल रहा हूं जी, कि डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे जाता हूं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इट मींस +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी तब इंक्रीज कर सकती है जब जो ये NS2 वाले इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दें, और उसी कंसेप्ट को मैं बोलता हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मींस द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन पेयर टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब ये एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर मेंबर्स के, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अगर इनके जो एस इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, मतलब उनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर प्रीडोमिनेंट। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अच्छा सर, ये जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो एक तो साइज इनका इंक्रीज कर रहा है, जी, साइज इंक्रीज कर रहा है, तो जो न्यूक्लियर पुल है वो भी कम हो रहा है। तो क्या न्यूक्लियर पुल कम हो रहा है और लास्ट जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली रिमूव हो रहे हैं? नहीं नहीं, देखो वो तो आपका कंसेप्ट सही है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो लोअर मेंबर्स है ना, जैसे गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया,
इनमें होता क्या है, इनमें ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। यस सर, यस सर। ये जैसे पेयर्ड है ना, देखो अब मान लीजिए इनको अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए पहले इनको एक्साइटेड अनपेयर्ड। स्टेट में जाना पड़ेगा, अनपेयर्ड होना पड़ेगा। यस सर। ये लास्ट वाले मेंबर बोलते हैं कि हम इतने में खुश हैं, हमारे हमारे साथ एक ही बॉन्ड बना ले कोई, हम उसमें खुश हैं, हमें नहीं एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने हैं। तो मतलब इनके जो ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिलक्टेंट बिहेवियर शो कर देते हैं कि हमें बॉन्डिंग करने की आवश्यकता नहीं, हमने बॉन्डिंग नहीं करनी है। और उस यस। फिनोमिना को बोलता हूं मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जिसकी वजह से जो ये लोअर मेंबर होते हैं उनमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो जो सबसे लास्ट वाला मेंबर होता है थैलियम, तो थैलियम +1 इज हाईली स्टेबल। उसके बाद इंडियम +1, उसके बाद गैलियम +1, देन एल्यूमिनियम +1, और देन बोरोन +1। अब आपको देख लो ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स आपको 4 लिख के दे देगा और ऐसा बोलेगा कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। थैलियम। आंसर इज थैलियम। अब देखो ये क्वेश्चन अगर जिसने थ्योरी को क्लियर कट तरीके से अच्छे से रीड करके रखा है वो तो एकदम से आंसर देगा, अदरवाइज बाकी तुक्का लगाएंगे, और तुक्का लगाएंगे तो आंसर गलत होगा। और एक्चुअली होता क्या है ना, ये क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं। अब मान लिया कि अगर आप किसी भी इंसान से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इसको एकदम से आंसर देने की कोशिश करेगा, जबकि वो ये सोचेगा नहीं कि कुछ ऐसा कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, तो ये बात है। ये तो देखो मैंने आपको ऑर्डर बताया +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का ये हिसाब किताब रहता है। और +3 की बात करूं, वैसे ये जो लोअर मेंबर हैं ये +3 नहीं दिखाते। अब मान लिया कि मैं इनको बाहर से एनर्जी दे रहा हूं, जबरदस्ती एक्साइट करवा रहा हूं और +3 के कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वैसे तो ये रिलक्टेंट बिहेवियर शो करते हैं, बट अगर बाहर से एक्साइटेशन करके कुछ भी एनर्जी देके वो करवा रहा हूं तो ये सबसे लास्ट में इनका +3 आता है। ठीक है, तो +3 की बात करूं तो बोरोन +3 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एल्यूमिनियम +3, देन गैलियम, देन इंडियम, देन हेलियम। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब ये जो +3 इनमें दिखाया मैंने ना, वो जबरदस्ती दिखाया, बाहर से एनर्जी डाल के इन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे के एक्साइट करके उस तरीके से हार्ड कंडीशन में। इंपॉर्टेंट बात यहां पे एक नोट करके लिखना, इंपॉर्टेंट बात ये है, द कंपाउंड्स इन +1 oxidation state are more ionic than +3 oxidation state। बोलने का मतलब ये हुआ कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होंगे ग्रुप 13 के, वो ज्यादा आयनिक होंगे एज कंपैरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम ग्रुप। ठीक है बात? तो आज इतना ही करवाता हूं, कल मैं इसमें अगेन इसको कंटिन्यू करूंगा चैप्टर को। ठीक है, आज की क्लास में आपको कोई डाउट है तो बताओ, और कल जो मैंने टेस्ट करवाया था उसकी मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना? कल आई थिंक तुम ज्वाइन हुए थे क्लास में। कल के टेस्ट की है सर? मैं उसको सॉल्व कर बायो की थी, आई थिंक केमिस्ट्री का ध्यान नहीं। मैं उसको मैंने सॉल्व करवाया है उसको क्लास में, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अगर कहीं नजर, को मेरे को निकालना पड़ेगा, मैं उसको आपको भेज दूंगा आज। ओके ओके सर, आजकल ना रेगुलर नहीं हो पा रही हैं क्लासेस, तो प्लीज भेज दीजिए। जी 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 जी, मैं भेज दूंगा। और टेस्ट मैंने देखा ना, टेस्ट को सॉल्व बहुत मतलब उसका उसमें तो टेस्ट में तो एक भी मेरे को स्टूडेंट का रिस्पांस नहीं मिला जो मैंने सर टेस्ट शेयर। बहुत बिजी शेड्यूल है आजकल एक्चुअली, बच्चों का पीटीएम एग्जाम, फिर ये घर के काम, जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है तो आजकल बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है बैठना, पर ये है फिर छूट गया तो छूट ही जाएगा ये सोच के।
ठीक है करेंगे कंटिन्यू, फिर अभी थोड़े टाइम बाद हो जाएगा जी जी कंटिन्यू। जी 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 ओके नो इशू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू जी।